हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम कैपिटल गेन्स स्टडी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉरपोरेट टैक्स पढ़ रहे हो या फिर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कैपिटल गेन्स जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट में आता है। हमारा टॉपिक है दोनों ही सब्जेक्ट का। और आज की वीडियो में हम डेफिनेशन, मीनिंग और कैपिटल एसेट का टॉपिक पूरा कवर करेंगे। कैपिटल एसेट का टॉपिक इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कैपिटल एसेट्स को आज अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ कैपिटल गेन्स का इंट्रोडक्शन भी दूंगी मैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियो लाते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हैं। और स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले हमें डेफिनेशन गिवन है कैपिटल गेन के बारे में कि कैपिटल गेन क्या होता है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो कैपिटल गेन इज़ द प्रॉफिट। ये एक तरीके का प्रॉफिट होता है जो कि एसेट्स को जब सेल किया जाता है उस पे कमाया जाता है। वो वाला प्रॉफिट जो है वो कैपिटल गेन कहलाता है। अब ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिनको सेल करके हमें प्रॉफिट होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो एसेट्स होती हैं लाइक स्टॉक्स हो गई, बॉन्ड्स हो गए या रियल एस्टेट्स हो गया। तो इनको जब हम सेल करते हैं तो जो हमें प्रॉफिट होता है वही हमारा क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। इट रिजल्ट्स इन कैपिटल गेन व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट एक्सीड इट्स परचेज प्राइस। ऑब्वियसली प्रॉफिट हमें तब होता है ना जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे परचेज प्राइस से ज़्यादा हो, जब ही हमें प्रॉफिट होगा। तो वही हमारा कैपिटल गेन होता है। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस जो कि हाइयर होता है और कॉस्ट प्राइस जो कि लोअर होता है, तभी हमारे को जो है कैपिटल गेन होता है। और अगर सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस भी कहेंगे, है ना। तो ये तो थी हमारी कैपिटल गेन की डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ चार्ज की, कि किस बेसिस पर चार्ज होता है, टैक्स लगता है ना। तो द बेसिस ऑफ चार्ज इज द बेसिस ऑफ द चार्ज इज द प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। कि अगर कोई कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि कैपिटल एसेट को सेल किया गया है, तो जो भी प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ है उस वजह से उस प्रॉफिट और गेन पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो वो हमारा आता है कैपिटल गेन्स, अंडर कैपिटल गेन्स। ये जो कैपिटल गेन है हमारा एक हेड है, आप जानते ही हो। और सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ये जो है टैक्सेबल होगा हमारे कैपिटल गेन्स हेड के अंडर। ये जो प्रॉफिट जो हम कैपिटल एसेट सेल करने पर जो भी एक असेसी अर्न करेगा उस पर, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गेन के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। वो तीनों क्या हैं? नंबर 1 है हमारा कैपिटल एसेट, जिसको आज हम पूरा कवर करेंगे वीडियो में। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, और तीसरा है कैपिटल गेन का कॉम्प्यूटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट क्या है? तो अब कैपिटल एसेट्स हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसेट कैपिटल एसेट है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विद हिज बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। सिंपल सी बात कही गई है कि एसएससी के पास, एसएससी किसी प्रॉपर्टी का मालिक है या एसएससी के पास वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, वो प्रॉपर्टी उसकी कैपिटल एसेट कहलाएगी। और अगर वो प्रॉपर्टी वो बेचता है और उसको कुछ कैपिटल, उसको प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। ओके, आई होप पहला पॉइंट क्लियर कैपिटल एसेट का। दूसरा, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड अंडर द
अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ हम जानते हैं, है ना, हमारे शेयर्स हो गए, हमारे डिबेंचर्स हो गए, जो हमारे से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, तो अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना कि कैपिटल मतलब ऐसी कौन सी एसेट्स होती है जिनको बेचकर कैपिटल गेन अराइज होता है। तो कोई भी सिक्योरिटी अगर जो कि इन्वेस्टर ने उन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रेगुलेशंस है उसका और वो लिस्टेड हैं, तो वो सिक्योरिटी भी कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो अगर उस सिक्योरिटी उस स्टॉक का भी अगर सेल या ट्रांसफ़र होता है तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। आई होप सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड में बोला गया है any unit linked insurance policy to which exemption under clause 10D of section 10 doesn't apply। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऐसी यूनिट जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक्ड है, टू विच एग्जेम्पशन अंडर क्लोज 10D ऑफ सेक्शन डज नॉट अप्लाई। कहने का ये मतलब है जिस इंश्योरेंस पॉलिसी पर एग्जेम्पशन की छूट नहीं है, मतलब वो सेक्शन 10 उस पर अप्लाई नहीं होता, तो वो वाली इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है वो भी हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल एसेट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई हो रहा, सेक्शन 10 नहीं अप्लाई हो रहा। इस वजह से अगर सेक्शन 10 अप्लाई होगा तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगी, अगर नहीं हो रहा ना सेक्शन 10 अप्लाई तो वो हमारी कैपिटल एसेट कहलाएगी। आई होप ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि कोई ऐसी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जिस पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता वो हमारी कैपिटल एसेट कहलाएगी। आगे आता है कि कैपिटल एसेट में बी मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कि अब हमारी जो कैपिटल एसेट है ना वो मूवेबल भी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। तो अब आपको ये टर्म्स तो बिल्कुल अच्छे से आती होंगी, मूवेबल और इमूवेबल, है ना, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हम एमकॉम के स्टूडेंट हैं। तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग कैपिटल एसेट भी होती है, राइट। तो अब इनमें कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड होती है, लाइक हमारी गुडविल हो गई, लीज होल्ड राइट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, शेयर्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया। तो ये हमारी सारी क्या हैं, ये कैपिटल एसेट हैं, राइट। देन हमारा आता है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अधिकार है और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, वो प्रॉपर्टी कोई इंडियन कंपनी के रिलेशन में है, कनेक्टेड है, और उसमें भी राइट्स इंक्लूड है मैनेजमेंट और कंट्रोल के। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ना ये भी हमारी कैपिटल एसेट कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस अंडरटेकिंग्स का, कि बिजनेस अंडरटेकिंग भी जो है कैपिटल एसेट होती है। गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, देखो कभी कभी क्या होता है बिजनेस अंडरटेकिंग मतलब जो बिजनेसेस होते हैं ना वो भी सोल्ड आउट होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़। तो अगर उस बिजनेस को सोल्ड आउट जब किया जाता है तो अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ गेन हो रहा है, तो वो भी कैपिटल गेन कहलाता है। ओके, ये पॉइंट यही है और कुछ नहीं है इस पॉइंट में। आगे आता है हमारा, अब ऐसी भी कुछ कैपिटल एसेट्स हैं, द टर्म कैपिटल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, मतलब ऐसी भी कुछ एसेट हैं जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती। ऐसी भी कुछ एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती, वो कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। अब आप देखो नंबर 1 पॉइंट क्या बोला गया है
कि एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटी मेंशनड इन बी। अभी हमने बी पॉइंट जब पढ़ा था, बी पॉइंट देखो, ये रहा बी पॉइंट, एक बार दिखा देती हूँ। ये जो बी पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी सिक्योरिटी जो कि हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत रेगुलेट होती है, राइट, वो सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसी भी स्टॉक होती हैं जो कि क्या बोला गया है, एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटी। मतलब हम उन सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे जो हमने बी पॉइंट में पढ़ी। तो किन सिक्योरिटी की बात की जा रही है यहाँ पे फिर, कि एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई ऐसी स्टॉक इन ट्रेड है, लाइक यू नो कंज्यूमेबल स्टोर्स, या फिर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको एसएससी ने होल्ड किया हुआ है, और किस लिए, अपने बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस से के लिए किया हुआ है, तो वो वाला जो स्टॉक इन ट्रेड है वो हमारा कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। आई होप ये क्लियर पॉइंट, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इफेक्ट्स। तो पर्सनल इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि पर्सनली हमारा जो सामान होता है, राइट। पर्सनल इफेक्ट्स एग्जाम्पल, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम मूव कर सकते हैं ना, वो वाली, लाइक वियरिंग क्लोथ्स हमारे हो गए, फर्नीचर हो गया, इसको हम मूव कर सकते हैं। और इसको ये जो है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपने यू नो एसएससी ने हेल्ड किया हुआ है, या फिर उसके किसी फैमिली मेम्बर ने किया हुआ है, और तो दस अ कार और एनी अदर व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, इस टाइप के मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हमारी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। ये हम ध्यान रखेंगे, वो हमारी कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। क्लियर है ये। पर्सनल इफेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ आ गई, वेयरिंग क्लोथ्स आ गए, फर्नीचर आ गया, जो पर्सनल यूज़ के लिए एसएससी के द्वारा हेल्ड किए गए हैं या फिर उसके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा। तो ये जो इसी प्रकार जो कार हो गया और कोई अदर व्हीकल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, अदर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, तो अगर ये कुछ चीज़ें हैं तो ये हमारी कैपिटल एसेट नहीं कहलाती। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पशंस हमें यू नो एक्सेप्शंस गिवन है, कुछ एक्सेप्शंस गिवन है कि फॉलोइंग एसेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। तो अभी हमने पर्सनल इफेक्ट का पॉइंट पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जो पर्सनल इफेक्ट के दायरे में नहीं आती और उन पर टैक्स जो है लगता है। अभी हमने पर्सनल इफेक्ट का पॉइंट पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेयरिंग क्लोथ्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, लाइक फर्नीचर, ये सब क्या है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये हमने पढ़ा। लेकिन इस बात का कुछ एक्सेप्शन है, इस बात का ये एक्सेप्शन है कि कुछ एसेट ऐसी भी होती है जिसको पर्सनल इफेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उसको यू नो पर्सनल सामान नहीं माना जाता, और इसीलिए वो एसेट जो है वो कैपिटल एसेट कहलाएंगी और उन पर टैक्स लगेगा। वो कौन सी हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है एसएससी के पास, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, या कोई आर्ट वर्क है, या ज्वेलरी है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ज्वेलरी के बारे में भी, राइट, ज्वेलरी के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने, एक सेकेंड, ये रहा, कैपिटल एसेट में बी मूवेबल और इमूवेबल और ज्वेलरी, है ना, हमने पढ़ा था ना ज्वेलरी के बारे में। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि ज्वेलरी, चाहे ज्वेलरी हमारी पर्सनल इफेक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगी, वो हमारी कैपिटल एसेट कहलाएंगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया प्रोवाइडेड इज नॉट सिचुएटेड, कि एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में और प्रोवाइडेड इज नॉट सिचुएटेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसको जो है ये जो है हमारा कैपिटल एसेट के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाती। ओके, नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, 7% गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, या 1980 वाले नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड हो गए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं कहलाते।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये भी कैपिटल एसेट नहीं कहलाते। कुछ स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 ये भी कैपिटल एसेट नहीं कहलाते। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, कि कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत इशू हुआ था, और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू हुआ था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, तो ये भी जो है हमारे कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगे। तो अब ये तो हमने कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े जो हमारे कैपिटल एसेट के अंतर्गत नहीं आते, बट हमने पर्सनल इफेक्ट वाले में एक एक्सेप्शन पढ़ा कि भाई पर्सनल इफेक्ट में ये चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं वहीं आंसर कर दूँगी। नाउ आता है हमारा सेल्फ जनरेटेड एसेट। तो अब ऐसी भी कुछ एसेट्स होती हैं जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती हैं, जिनको कैपिटल एसेट कहा जाता है। तो वो कौन सी होती हैं? तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में सबसे पहला बोला गया है गुडविल ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस की कोई बिजनेस की गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, मेहनत करके जनरेट की गई है, वो हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट कहलाएगी। उसके बाद टेनेंसी राइट, स्टेज कैरिएज, परमिट्स, लूम आवर्स, ये भी क्या है? सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट कहलाएंगी। या फिर राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, इसका कोई हमें राइट मिला है, तो इसका इस अधिकार कोई हमें अधिकार मिला है कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल और थिंग को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी कैपिटल एसेट कहलाएगी, वो राइट, वो अधिकार। और आता है राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कोई अधिकार है कि हमें एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, तो वो अधिकार भी जो है हमारा सेल्फ जनरेटेड है और वो हमारे कैपिटल एसेट के अंतर्गत आएगा। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ कैपिटल एसेट, कि कितने टाइप के, कितने प्रकार के हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। तो कैपिटल एसेट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के बारे में एक बात बोली गई है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएसई नोट for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer। इसका क्या मतलब हुआ कि 36 मंथ से ज़्यादा असेसी के द्वारा वो होल्ड नहीं की जानी चाहिए। अगर 36 मंथ से ज़्यादा उस असेसी ने उस कैपिटल एसेट को होल्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म एसेट के दायरे में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में आ जाएगा। बट अगर 36 मंथ से ज़्यादा नहीं है तो वही हमारी क्या कहलाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ शॉर्ट टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो और उस वजह से कैपिटल गेन हो रहा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? पहला कि इन द केस ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट बीइंग, कि अगर फाइनेंशियल एसेट के केस में यहाँ पे बात बोली गई है एक्सेप्शन के बारे में, कि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो क्या है कि कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में वो, और साथ ही साथ बोला गया है कोई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की कोई यूनिट है एसएससी के पास, साथ ही साथ एक यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड फंड की कोई यूनिट है एसएससी के पास, या ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। तो अब इनके बारे में बोला क्या गया है बेसिकली वो पढ़ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट विल मीन अ सिक्योरिटी और यूनिट और ज़ीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड बाय द एसएससी। अगर ऐसी कुछ ये वाली एसेट अगर एसएससी के द्वारा हेल्ड की गई है फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ इंस्टेड ऑफ 36 मंथ, तो बोला गया है कि ये जो है ना 12 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि 36 मंथ होता है ना, हमने ऊपर यही पढ़ा ना अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में कि 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो कैपिटल एसेट, वही हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। बट यहाँ पे 36 मंथ वाली कंडीशन को क्या बोल दिया गया है? 12 मंथ कर दिया गया है कि 12 महीने 12 मंथ यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो सिक्योरिटी एसएससी के द्वारा हेल्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और वो कौन कौन सी सिक्योरिटी होंगी? वो सिक्योरिटी होंगी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है, उसको अगर उसमें इन्वेस्ट कर रखा है एसएससी ने, जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में लिस्टेड है, लाइक एनएससी, बीएससी, है ना,
तो अगर इसमें कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है वो, दूसरा अगर कोई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट है ये, तीसरा इक्विटी ओरिएंटेड फंड की कोई यूनिट है, या चौथा जीरो कूपन बॉन्ड। तो इन चारों एसेट की बात की गई है पर्टिकुलर, मतलब स्पेशली इन चारों एसेट के बारे में बताया गया कि अगर इन चारों एसेट को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करेगा एसएससी तो ये चली जाएंगी हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत चली जाएंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंतर्गत चली जाएंगी। क्लियर हुई ये बात? तो ये नाम से ही पता चल रहा है ना कि क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 एसेट ऐसी बोली गई हैं जिनके बारे में स्पेशली बोला गया है कि वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई ये चीज़? तो मतलब वो 36 मंथ वाली कंडीशन यहाँ पे हटा दी इन चारों एसेट के लिए, और कौन सी कंडीशन लगा दी? 12 मंथ वाली, मोर देन 12 मंथ नहीं होना चाहिए बस। आई होप ये एक्सेप्शन आपको क्लियर है कि इस एक्सेप्शन के बारे में क्या बोला गया है। बाकी इनके अलावा कोई भी एसेट होगी तो वो 36 मंथ वाला कंडीशन लगेगा कि भाई 36 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 36 महीने तक चलेगा, यानी कि 3 साल तक। बट इन चारों में से कोई एसेट है, ABCD में कोई एसेट है और वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा होगी तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में नहीं आएगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं बस। फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब दो पॉइंट और हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल के एक्सेप्शन के ही। दूसरा, इफ़ अनलिस्टेड शेयर ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड शेयर है यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में वो सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड शेयर हुआ है ना, कंपनी या लैंड या बिल्डिंग, और बोथ इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ, फॉर नॉट मोर देन 20 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि अगर कोई अनलिस्टेड शेयर है किसी कंपनी का, वो कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड ही नहीं है हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो अनलिस्टेड शेयर हुआ वो, राइट। और या फिर कोई लैंड है या फिर बिल्डिंग है जो कि एसएससी के द्वारा हेल्ड की गई है, तो अगर वो ये चीज़ें फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ, यानी कि 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी हमने ये जो 4 एसेट पड़ी थी ऊपर वाली, इनके बारे में क्या था कि ये 12 मंथ से नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई अनलिस्टेड शेयर और कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, वो अगर वो जो है उसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट मोर देन 24 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, तो ये जो है फिर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा हेल्ड करी एसएससी ने, 24 मंथ से ज़्यादा करी एसेट हेल्ड, तो वो चली जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में। बट अगर वो 2 साल तक ही होल्ड करी है, नॉट मोर देन है ना, लिखा है ना नॉट मोर देन 24 मंथ, तो ये एक्सेप्शन हुआ। क्यों एक्सेप्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि कोई एसेट है वो 36 मंथ का इन्होंने बोला है कि वो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी, है ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो अब 4 यूनिट के बारे में तो इन्होंने 12 महीने का बोला, राइट। अब दूसरा एक्सेप्शन बताया कि कोई अनलिस्टेड शेयर है या कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है, वो जो है वो नॉट मोर देन 24 मंथ होना चाहिए, है ना। तो 36 मंथ वाली कंडीशन हट गई ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्या है? एक्सेप्शन है। आई होप ये क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDW मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, हम डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, राइट। तो इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अब इसको बोला गया है कि कोई एसेट जो कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ की गई है, जिस पर डेप्रिसिएशन अलाउ है, और साथ ही साथ बोला गया है WDW मेथड के अंतर्गत बेसिस पर, यानी कि रिटन डाउन WDW मेथड, यानी कि रिटन डाउन, है ना, यही मेथड होता है आई थिंक, रिटन डाउन मेथड जो है वो, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें ऐसा कुछ 36 मंथ वाला कंडीशन गिवन नहीं है। तो हम अब बढ़ जाते हैं आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बारे में
कि तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 29AA के अंतर्गत आता है, कि ऐसी कैपिटल एसेट जो कि एसएससी के द्वारा हेल्ड की गई है फॉर मोर देन 36 मंथ, ऑब्वियसली 36 महीनों से ज़्यादा हेल्ड करेगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र तो अगर उससे कोई उस ट्रांसफ़र से कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ है कि कोई एसेट थी जो 36 महीने से ज़्यादा हेल्ड की गई थी एसएससी के द्वारा, 3 साल से ज़्यादा थी कि उससे थी ज़्यादा, और उसका उसने ट्रांसफ़र किया, उसका उसने सेल करा, तो उससे जो उसको गेन हुआ है वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के भी कुछ क्या हैं, 2 एक्सेप्शंस है, बस फिर हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सेप्शन अब हम रीड करेंगे। तो इन द केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, वही अगर कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है, या फिर वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट है, या फिर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है, जो हमने अभी शॉर्ट टर्म वाले में भी पढ़ा था, और 0 कूपन बॉन्ड है, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विल मीन सच एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन 12 मंथ। बिल्कुल उल्टा कर दिया ना, मैंने आपको बताया था अभी शॉर्ट टर्म वाले में भी कि 12 महीने तक हेल्ड की गई है तो आएगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में। लेकिन अगर ये वाली जो एसेट है वो 12 महीनों से ज़्यादा हेल्ड की गई है एसएससी के द्वारा, तो वो क्या कहलाएंगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगी। क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हैं, शॉर्ट टर्म वाला भी, दोनों सेम है ना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकेंड और लास्ट पॉइंट है हमारा, if unlisted shares of a company or land or building or both are held by the assessee, और वही सेम मोर देन 24 मंथ, सेम उसका उल्टा उल्टा बताया गया है, कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में ही बता दिया कि कोई अनलिस्टेड शेयर है कंपनी का, या कोई लैंड है, या कोई बिल्डिंग है, अगर एसएससी उसको 2 साल से ज़्यादा हेल्ड करता है, 24 महीने से ज़्यादा करता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। क्लियर हुआ, जो हमने शॉर्ट टर्म में पढ़े थे ना पॉइंट, वही बताए गए हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है कि भाई अगर ये मोर देन 24 मंथ जो बोला गया है यहाँ कंडीशन, 24 महीने से कम की होती है तो वो शॉर्ट टर्म के दायरे में चली जाएगी, 24 महीने से ज़्यादा की होगी तो वो लॉन्ग टर्म के दायरे में चली जाएगी। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, और आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है कंप्लीट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कैपिटल एसेट कवर हो चुका है। अब हम आने वाली वीडियो में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट लाएंगे, जिसका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाले बटन पर क्लिक ज़रूर करें। कॉर्पोरेट टैक्स की आप जो है इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट चेक करें, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट टैक्स की प्लेलिस्ट चेक करें, दोनों ही टॉपिक सेम हैं दोनों सब्जेक्ट के। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।